मेरी स्लाइड सबको दिख रही है ना? जी दिख रही है। आप फुल स्क्रीन मोड में बस चले गए। हाँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्किंग विद ग्रीफ एंड लॉस। शुरू होने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस आपको बताना चाहूंगी कि बेरीफमेंट और ग्रीफ में क्या डिफरेंस होता है। बेरीफमेंट इज व्हेन यू लूज अ समवन, अ पर्सन और अ लिविंग बीइंग, तो हम बोलते हैं कि दैट पर्सन इज इन बेरीफमेंट। एंड ग्रीफ, हम ग्रीफ कब फील करते हैं? व्हेन वी लूज समथिंग और समवन। सो बेरीफमेंट सिर्फ एक इंसान के लिए सीमित है या किसी लिविंग बीइंग के लिए सीमित है, लेकिन ग्रीफ सिर्फ लिविंग बीइंग के साथ सीमित नहीं है। किसी भी तरह का जब हम लॉस फील करते हैं, लॉस, लॉस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लॉस ऑफ अ रिलेशनशिप, लॉस ऑफ अ पार्ट ऑफ आवर सेल्स, या लॉस ऑफ अ प्लेस वेयर यू वर लिविंग इन, तो किसी भी तरह का अगर लॉस होता है तब हम ग्रीव करते हैं। एंड ग्रीफ हमारा जब व्हेन वी लूज अ पर्सन एज वेल तब भी होता है। बेरीफमेंट एक पर्टिकुलर टर्म है जब व्हेन वी लूज अ पर्सन और अ लिविंग। तो ये एक मुझे डिफरेंस बताना था आप लोगों को। तो आज मैं शुरू करूंगी। हमारा एक हुबलर रॉस का एक ग्रीफ साइकिल है जो मैं अपने सेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्रीफ। और तो उसके 5 स्टेजेस हैं। इसमें एक नया स्टेज ऐड हुआ है, द 6th स्टेज रिसेंटली। तो उसके जो 5 स्टेजेस हैं हमारे वो है डिनायल, एंगर, डिप्रेशन, बार्गेनिंग एंड एक्सेप्टेंस। एंड द 6th स्टेज इज फाइंडिंग मीनिंग। तो ये जो स्टेजेस तो हैं, लेकिन इसमें एक जो द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कि जरूरी नहीं कि आप सारे स्टेजेस से जाएं। जरूरी नहीं है कि डिनाइल के बाद आपका एंगर ही आएगा या एंगर के बाद आपका डिप्रेशन ही आएगा, नहीं। ये बस हमारे कुछ स्टेजेस हैं। सो व्हेन समवन गोज थ्रू द ग्रीफ, या तो वो सारे स्टेजेस में जा सकते हैं, या हो सकता है कि वो कुछ कुछ स्टेजेस मिस भी कर दें, या ये भी हो सकता है वो किसी एक स्टेज में मतलब एक स्टेजेस में ज्यादा टाइम तक रहे। तो though it's called the stages, but that it does not mean that you have to go through all the stages. Now I will explain कि क्या क्या है. So the first stage that we start with is denial. So denial is when we do not accept the loss of the person. So we get a news, and our immediate reaction is shock, numbness or fear. हम बस बोलते हैं हम we cannot accept the death. वी थिंक कि ये सच नहीं है और हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम कोई इमोशंस फील नहीं करते हैं, हमको लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो हम एक डिनाइल की स्टेज में होते हैं। नेक्स्ट स्टेज होती है हमारी एंगर। एंगर हमें किस पर आता है? एंगर एट योर सेल्फ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था टू डिजर्व दिस, लाइक व्हाई डिड दिस पर्सन गो अवे फ्रॉम मी, सो इज इट, एम आई बीइंग पनिश्ड फॉर समथिंग। तो ये क्वेश्चंस आते हैं। Second is anger at the world or the other person. कि the world is not good, the world is punishing me, or the other person कि तुम्हारी वजह से this person has gone away from me. तुमने अगर ये गलती नहीं की होती, that person would have been alive. So there is like so much anger. But underneath the anger is actually the pain that we are going through, the pain that the person has gone away from our life. So with anger, we feel weak, there is crying, and we feel agitated. द थर्ड स्टेज इज बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब होता है कि लुकिंग फॉर वेज टू कोप विद द पेन। तो हमें इतना ज्यादा इमेंस पेन होता है, इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग होता है कि हमें लगता है कि कैसे भी करके पेन चला जाए। तो हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर मैं ये करूंगा तो मे बी ये पेन अच्छे से चला जाएगा या जल्दी चला जाएगा, या मैं किसी, अगर मुझे कोई बस मिल जाए बात करने के लिए, तो I will be able to deal with this pain. So there is this little helplessness that you feel when you are in this stage. So what are we trying to do in this stage? We're just trying to rationalize or make sense of the situation so that we can look for alternative ways to deal with this pain. क्योंकि पेन इतना ज्यादा होता है, वी डोंट नो व्हाट टू डू, वी आर जस्ट लुकिंग आउट, वी ट्राइंग डिफरेंट डिफरेंट वेज कि कुछ तो काम हो जाए, कुछ तो हो जाए कि मैं इस पेन से बाहर आ जाऊं। नेक्स्ट इज डिप्रेशन।
The word depression does not mean that it's a mental illness. It's just the name of the stage. हम इसे डिप्रेशन क्यों बोलते हैं? डिप्रेशन मतलब देयर इज दिस इमेंस सैडनेस, देयर इज दिस फ्रीक्वेंट क्राइंग, हमारे अंदर एनर्जी कम होती है, मोटिवेशन कम होती है काम करने की, और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है ग्रीविंग का. इट्स टेम्परेरी, ये आता है, बट व्हेन यू आर ग्रीविंग आप यू आर एबल टू कम आउट ऑफ इट. ये कब प्रॉब्लमैटिक हो सकता है? ये प्रॉब्लमैटिक तब होगा जब आप इस स्टेज पे 6 महीने तक फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं. आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, आप लोगों के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, या आपका कुछ नहीं मन कर रहा है, बस आप इस स्टेज पे अगर 6 महीना आपको बहुत टाइम, 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं इस स्टेज पे, एंड जो जो जिसके लिए आप ग्रीव कर रहे हैं, जिसके लिए आप रो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये सब लग रहा है, उस चीज से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तब एक ये प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से आपको साइकोलॉजिस्ट की या साइकेट्रिस्ट की मदद हो सकती है. बट इस स्टेज से सब लोग निकलते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गोज थ्रू दिस स्टेज, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू आर गोइंग थ्रू अ मेंटल इलनेस. It's just a temporary part of the grieving process. So do not get worried, do not get scared that you start experiencing the symptoms of depression. That does not mean that you have depression. The next stage is acceptance. Acceptance does not mean that you are completely okay, or you're not missing the person, or you don't not want to miss the person. Or acceptance doesn't come when you forget that person. Acceptance means that you are trying to live in this life without the person. So you're trying your best. You realize that the person has gone physically, but that person is alive in your memories, in your experiences. So that is acceptance. Acceptance means accepting the situation, learning from the situation, and moving forward with that situation. And the last stage, yes. So sorry to interrupt. बहुत सारे हमारे लोग हैं जो उर्दू हिंदी ज्यादा समझ पाते हैं, तो अगर आप थोड़ा उस पे जाएं. ठीक है, थैंक यू. ठीक है, मैं उर्दू तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मैं हिंदी में बोलती हूँ. ठीक है, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं पक्का उसको बताऊंगी. जी ठीक है, सिंपल हिंदुस्तानी इज टोटली फाइन. ठीक है. और जो अभी नया स्टेज जो इस मॉडल में जुड़ा है वो है फाइंडिंग मीनिंग. फाइंडिंग मीनिंग का मतलब होता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज जब हमारे हाथ में आ जाती है जिसके लिए हम काम करना शुरू करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इवेंट, कुछ भी नई चीज. फॉर एग्जाम्पल आप एक नए कोर्स के लिए या नए जॉब के लिए या कुछ भी. सो फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ. इस स्टेज पे पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब वो होती है तब हम आगे बढ़ सकते हैं मीनिंगफुली. हमने अपने जो लॉस को एक्सेप्ट किया और फिर हमें कुछ मीनिंग मिला लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जब हमें कुछ मीनिंग मिल जाता है लाइफ को जीने के लिए, तब हमें मोटिवेशन मिलती है, तब हमें एनर्जी आती है. तो ये जो जो आपका डिप्रेशन का जो स्टेज होता है, आप उससे भी निकल सकते हैं. फाइंडिंग मीनिंग का ये मतलब नहीं है कि कुछ बड़ा ही होना चाहिए लाइफ में करने के लिए तभी आप आगे बढ़ सकते हैं. छोटी छोटी चीजें, जैसे घर में लोग हैं आपके कि जिनको आपकी मदद चाहिए, तो थोड़ा सा अगर आप मोटिवेशन करके उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगे, या आपके घर में अगर बच्चे हैं या आपका कोई प्रोजेक्ट है, अगर आप काम कर रहे हैं और आपको कोई प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत दिनों से आपका मन नहीं कर रहा था, लेकिन आप थोड़ा सा एनर्जी करके उठे, थोड़ा सा काम करें और फिर आपको उसी में मीनिंग मिल जाए. तो ट्राई करो छोटी छोटी चीजों में मीनिंग फाइंड करना, ताकि आपको मोटिवेशन मिले. तो ये है स्टेजेस ऑफ ग्रीफ जो एलिजाबेथ कुबलर-रॉस का मॉडल है. अब हम बात करेंगे कि पैंडेमिक में ग्रीफ डिफरेंट है, और क्यों डिफरेंट है. क्योंकि ये जिस तरह की बीमारी है कोविड-19, और इतने ज्यादा मोडिफिकेशन, म्यूटेंट, कुछ ना कुछ आ ही जा रहा है, वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, कुछ ना कुछ हो ही रहा है. सो देयर इज दिस कांस्टेंट फियर. ये कांस्टेंट फियर है, डर लगता है कि जो इंसान अगर जिसको कोविड हुआ है, जिसकी तबीयत खराब है, वो कभी भी चला जाएगा. दूसरा, नॉर्मली क्या होता है जब कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो कुछ ना कुछ हमारे सेरेमनीज होते हैं, क्रिमेशंस होते हैं, बेरियल्स होते हैं,
कुरान पढ़ी जाती है, जितना मुझे फरीन ने अभी बताया है, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जैसे हिंदू में 13 दिन का होता है, कि कहीं पर 40 दिन का होता है। तो ये सब चीजें होती हैं तो हमें कंफर्ट करने के लिए और ऑल्सो क्लोजर के लिए, कि अब ये सब चीजें हम करते हैं तो हम एक तरह से उस इंसान को जाने दे रहे हैं, कि हमें क्लोजर मिल जाता है उस चीज से। लेकिन पेंडेमिक में ये हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कभी कभी अभी जब 2020 में ये सब हुआ था, कि लोगों को अ, अपने लव्ड वंस की बॉडीज भी नहीं मिल रही थी प्रोटोकॉल्स की वजह से, एंड दे यूज्ड टू डाई। और फिर उनको या तो क्रिमेशंस के लिए ले जा रहे थे या बैरल के लिए। एंड जब बॉडी नहीं मिलती, रिचुअल्स नहीं हो पा रहे हैं हमारे, लोग नहीं आ पा रहे हैं हमारे पास, तो जो इंसान ग्रीव कर रहा है, जो ग्रीव पर्सन है, उसको जो फिजिकल कंफर्ट चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जो लोग ग्रीव कर रहे हैं वो अकेले ही सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, बॉडी कलेक्ट कर रहे हैं वहां से, और फिर अपने खुद ही अकेले सारे प्रोसेस कर रहे हैं। तो जिस इंसान को टाइम चाहिए, कंफर्ट चाहिए, वो उनको नहीं मिल पा रहा है इस पैंडेमिक में। और क्लोजर भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कोई कुछ है ही नहीं जिससे हमें पता लगे कि बस अब यहाँ पर ये एंड हुआ, मैंने इनको अब जाने दिया, अब मैं आगे मूव ऑन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर इस एक और चीज जो हो रही है कि पैंडेमिक में सब कुछ इतना जल्दी 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 हो रहा है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं मिल रहा है कि अपने इमोशंस ठीक से प्रोसेस कर ले, या उनको थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए कि वो बैठ के समझ सके कि हो क्या रहा है। या अगर आप अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में है तो आप कॉन्स्टेंटली उनके केयर में लगे पड़े हो। इससे और भी क्या चीज हो रहा है, केयर गिविंग बर्डन भी बढ़ता है। केयर गिविंग बर्डन है, डर भी लगता है कि वो पर्सन जो हॉस्पिटल में है उनकी डेथ कभी भी हो सकती है। तो बहुत सारे इमोशंस हैं, लेकिन उसको डील करने का टाइम नहीं मिल रहा है इस टाइम। तो पेंडेमिक में ग्रीफ थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफी डिफरेंट है। अब मैं बात करूंगी एंटिसिपेटरी ग्रीफ। तो एंटिसिपेटरी ग्रीफ जो इसका मतलब है कि ये जो फीलिंग है जब हमको लगता है कि फ्यूचर में कुछ बड़ा लॉस होने वाला होता है, या फ्यूचर में कोई पर्सन जाने वाला होता है, हमको वो एक अंदर से गट फीलिंग आती है कि कुछ होने वाला है, या जो पर्सन हॉस्पिटल में उनकी डेथ कभी भी हो सकती है। इसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी ग्रीफ। ये वर्ड दिया हुआ था एरिक लिंडमैन ने 1944 में। और ज्यादातर जो एंटिसिपेटरी ग्रीफ होती है वो डेथ के अराउंड होती है, ज्यादातर डेथ के अराउंड होती है। ये तब होता है जब इंसान की डेथ हुई नहीं होती है, उससे पहले हमको ग्रीफ फील होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी को सीरियस डायग्नोसिस हो सकता है, तो जिसका डायग्नोसिस हुआ है उसको भी एंटिसिपेटरी ग्रीफ फील हो सकता है, या उनके साथ उनके जो घर वाले हैं, उनके दोस्त हैं, उनको भी हो सकता है। और कभी कभी ये ग्रीफ हम तब भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हम कभी ये सोचने लगते हैं कि क्या होगा अगर हमारे पेरेंट्स इस दुनिया से चले जाएं। लेकिन ये जो एंटिसिपेटरी ग्रीफ है ना, ये बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है इवन इन साइकोलॉजी में। इसको इतना ज्यादा फोकस अभी नहीं मिला था, क्योंकि अभी जो हमारा कन्वेंशनल, जो हमारा जनरल बिलीफ है दुनिया में, जो लोग समझते हैं कि जब तक किसी की डेथ नहीं होती तब तक हम उदास फील नहीं करते, तब तक हम रोते नहीं। तो इतना ज्यादा इसको फोकस नहीं किया जाता है। कोई जब तक वो इंसान की डेथ नहीं हो जाती, उनका जो केयर गिवर है, या जो इंसान जिसको ये डायग्नोसिस मिली है, कोई इस ग्रीफ के बारे में बात नहीं करता। कोई उनसे ये नहीं पूछता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सबका ये है कि जब तक डेथ नहीं होती तब तक हम ग्रीफ फील नहीं करते। तो आज जो पेंडेमिक में ज्यादातर लोग एंटिसिपेटरी ग्रीफ के से गुजर रहे हैं। तो लिंडमैन कहते हैं कि इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट अ लॉस, ग्रीव पर्सन मस्ट गो थ्रू द ग्रीविंग प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि एक लॉस को एक्सेप्ट करने के लिए जो भी ग्रीविंग पर्सन है, एक प्रोसेस होता है, ग्रीविंग प्रोसेस, जिसको
उसके थ्रू जाना चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग में एक मॉडल बनाया था, वो भी एक ग्रीविंग प्रोसेस है, और ये लिंकमेंट का एक और प्रोसेस है जिसके 3 पार्ट्स हैं। एक है इमोशनली डिटैचिंग वन सेल्फ फ्रॉम द डिसीज पर्सन। इसका मतलब है कि जो पर्सन जिनकी डेथ हो गई है उनसे आप इमोशनली डिटैच हो जाएं, इमोशनली दूर हो जाएं। फिर अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस लाएं, ताकि थर्ड है कि आप न्यू रिलेशनशिप बना सके और अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर सके। लिंडमैन कहते हैं कि ये हमारी जो एंटीसिपेटरी ग्रीफ होती है, इससे इंडिविजुअल प्रोटेक्ट हो सकता है जब पर्सन एक्चुअली पासेस। मतलब वो हमको प्रोटेक्ट करता है पहले से, जब वो पहले से फीलिंग आ जाती है ना कि ये पर्सन जाने वाला है, और जब हम वो ग्रीफ महसूस करते हैं तो हमें प्रोटेक्ट करता है जब वो पर्सन एक्चुअली चला जाता है। जो एकदम से शॉक आता है ना आपके ऊपर कि वो चला गया, वो कम फील होता है। तो ग्रीविंग प्रोसेस आफ्टर द डेथ थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन इसका एक डाउनफॉल भी है कि अगर हम ग्रीफ महसूस करते हैं, एंटिसिपेटरी ग्रीफ महसूस करते हैं, बट इसका एक नेगेटिव उसमें भी चला जाता है अगर द पर्सन डज नॉट पास, द पर्सन डज नॉट गो अवे फ्रॉम दिस लाइफ। हम क्योंकि केयर गिविंग बर्डन बढ़ जाता है, हम ऑलरेडी ग्रीव कर रहे हैं, जिससे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं कि अंदर से हम नहीं चाहते कि वो पर्सन इस दुनिया से जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी थक जाते हैं, आपको पता है कि चांसेस कम है। तो ये इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है, बस वो इतना ज्यादा इमोशंस हमारे अंदर होते हैं जिसकी वजह से ये फील होता है। तो ये जो लिंडमैन का जो फिलॉसफी है एंटिसिपेटरी ग्रीफ का, वो हम पैंडेमिक में कैसे यूज कर सकते हैं ग्रीफ से लड़ने के लिए, ग्रीफ को ठीक से प्रोसेस करने के लिए। तो सेपरेटिंग योरसेल्फ फ्रॉम द लव्ड वन इवन प्रायर टू द एक्चुअल इवेंट। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपको फीलिंग आ रही है कि 2-3 दिन में जो आपका जो लव्ड वन है जिस उनकी डेथ हो सकती है, तो ट्राई कर सकते हैं कि हम उससे पहले से ही थोड़ा सा दूर हो जाएं, अपने आप को रेडी कर लें उस चीज के लिए। वो हम कैसे कर सकते हैं? कुछ लास्ट वर्ड्स उनको बोलने के लिए, या उनको कुछ ऐसा बोलना जो आपने उनको कभी नहीं बोला, या जस्ट सेइंग बाय टू देम। ये कुछ चीजें हो सकते हैं जिसको हम बोल के उनको एक लास्ट बार बाय करके हम इमोशनली उनसे थोड़ा सा दूर हो सकते हैं। फिर जब ये हो जाए, ट्राई कि आप उस जिस ट्राई टू एक्सपीरियंस जिस जहाँ पे भी आप रह रहे हो वहां पर रहना शुरू करो विदाउट दैट पर्सन। ट्राई करो कि कैसे चीजें बदल जाएंगी जब वो इंसान आपके यहाँ पर नहीं होगा। तो पहले से उस जगह पर या उस दुनिया में रहना शुरू कर दो जहाँ पे वो इंसान अब नहीं होगा। लास्ट है कि जब ये 2 चीजें आपके लिए पॉसिबल हो जाएं, तो ट्राई करो कि आप नई रिलेशनशिप बनाओ, सपोर्ट ग्रुप्स हो, लोगों से और बात करना शुरू करो। अगर हम ये सब चीजें पहले से करेंगे बिफोर द डेथ ऑफ द पर्सन, बिफोर द एक्चुअल इवेंट, मतलब उनकी डेथ नहीं हुई है लेकिन डेथ होने से पहले अगर हम ये सब चीज करेंगे, तो डेथ होने के बाद आप थोड़ा सा बेटर रहेंगे। ये एकदम से जो शॉक आएगा, एक सब से जो बहुत सारे इमोशंस आएंगे, उन सब चीजों वो सब चीजें थोड़ी सी आपके लिए इजी हो जाएंगी। तो ये एक तो ये है जो हम यूज कर सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा नहीं बहुत डिफिकल्ट होगा। ये जो फिलॉसफी है ये सुनने में बहुत इजी लग रही है कि हम ये कह सकते हैं, बट ये इतना इजी नहीं है। बट हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम इसको ट्राई करेंगे हो सकता है उतना हमारे लिए चीजें इजी हो जाएं जब वो पर्सन इस दुनिया से चला जाए। बाकी और चीजें हम क्या कर सकते हैं ग्रीफ से लड़ने के लिए? पहली चीज, अपने आप को फोर्स मत करो उस चीज से निकलने के लिए। किसी इंसान की अगर डेथ हुई है और आप अगर ग्रीव कर रहे हैं, तो और अगर आपको कोई बाहर से बोल रहा है कि यार अब तो 2-3 महीने हो गए हैं, तुमको ऐसा फील नहीं करना चाहिए, तुमको अब बाहर आ जाना चाहिए, अपनी लाइफ नॉर्मल से जीना चाहिए। पहले वो जो इंसान बोल रहे हैं उसको बस आप सुन लो,
लेकिन उसको आप अपने आप को फोर्स मत करो उस इस चीज से निकलने के लिए। आप अपना टाइम लो, अपना पूरा, जब आपको लगे कि आप अब रेडी हो इस चीज से निकलने के लिए, कि आपके अंदर प्रॉपर एनर्जी है उस चीज से निकलने के लिए, तब निकले। जो इंसान आपको बोलता है ऐसे, उनको बस वही पता है जो उनको आता है, तो वो बस बोलते हैं। उस चीज का ट्राई करें, बुरा ना माने, बट अपना टाइम ले इस चीज से बाहर निकलने के लिए। दूसरा, सेल्फ केयर और कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, वो सारी चीजें करिए जिससे आपको करने में अच्छा लगता है, जिससे आपको थोड़ा सा शांति मिलती है और आपको सुकून महसूस होता है। वो सब चीजें करिए। कुछ भी हो सकता है। अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो खाना बनाइए, आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है, योगा हो गया, या सिर्फ सोना ही अगर आपको उस टाइम पे भाता है तो आप सिर्फ सोइए, लेकिन फोर्स मत करिए। सोशल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। सोशल सपोर्ट ट्राई करें कि आप इस प्रोसेस में अकेले ना हो। अकेले मत ग्रीव करिए, अकेले सब कुछ ट्राई करें, हैंडल ना करें। अगर सपोर्ट नहीं है तो रीच आउट करें, लोगों से बात करें, जो आपके मन में चल रहा है उसको निकालें। बस अकेले इस चीज से मत लड़ें। पेंडेमिक का टाइम है, लोग घर पे नहीं आ सकते हैं जैसे पहले आते थे कंफर्ट देने, तो ऑब्वियसली वो एक डिसएडवांटेज है आज के टाइम का, अभी के टाइम का। ट्राई करें, कब एक हफ्ते में एक या दो बार, जो आपको लगता है, जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, उनसे बात करें। जो आप जिस चीज से गुजर रहे हैं उसके बारे में बात करें, बट अकेले मत रहें। हो सकता है आपका मन ना करे बात करने का, लेकिन हम जितना अकेला रहेंगे उतना ज्यादा दिक्कत हो सकता है, उतना ज्यादा टाइम हो सकता है कि आपको निकलने में लगे। तो जो इंसान, जो आपको लगता है आपकी बातें सुन सकता है और आपको ये ना बोले कि बस अब तुम निकल जाओ इस चीज से बाहर, बस आपको सुन सकता है, उससे बात करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इंसान इस दुनिया से चला गया है उसके लिए आप क्या कर सकते हो। पेंडेमिक में हमें ठीक से हमें टाइम नहीं मिला कि हम उनको ठीक से बाय भी बोल सकें। तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें आप जैसे कर सकते हो, जैसे हर रोज कैंडल जला के उनके बारे में सोच सकते हो, या प्रेयर उनके लिए बोल सकते हो, या अगर उनके बर्थडेज होते हैं या एनिवर्सरीज होती हैं, कुछ भी हो सकती है, उसको सेलिब्रेट कर सकते हो। ये एनिवर्सरीज या जो इम्पोर्टेंट डेज है ये तो बाद में आता है, लेकिन हर दिन के लिए कुछ ना कुछ आप उनके बारे में सोच सकते हो, कुछ ऐसी मेमोरी जो जिसको सोच के आपको बहुत खुशी महसूस हो सकती है, आप वो भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा मत करो कि उस इंसान के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, उसको बिल्कुल अलग मत करो, लेकिन उनके बारे में सोचो, अच्छी चीजें सोचो, जो उन्होंने आपको कुछ सिखाया, या कुछ ऐसी बातें जो हमारे साथ रह सकती हैं, या उनकी अगर फोटोज हैं तो उसका आप एक एल्बम भी बना सकते हैं। फोटोज देख के उसके बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन एक दिन में सिर्फ एक बार। बट वो काम जब आप करें, ट्राई अपने दिमाग में ये रखें कि ये इंसान अभी इस दुनिया में नहीं है, वो हमेशा आपको याद रखे, क्योंकि जितना आप इसको आप ये याद रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अच्छी अच्छी मेमोरीज उनको याद करने के लिए कर सकते हैं। ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं काम करने के लिए। अगर आप किसी इंसान के साथ हैं जिस जिस जो ग्रीव कर रहा है, या कोई इंसान चला गया है जिसकी आप मदद करना चाहते हैं, ट्राई करें कि उनको सिर्फ ये ना बोले कि आई एम देयर फॉर यू, उनके लिए वो काम कर दें। जैसे उनके लिए पेंडेमिक के टाइम पे हम हर दो रोज बाहर नहीं जा सकते, तो उनके लिए खाना ऑर्डर करना, या उनके लिए घर का सामान ले आना, और उनको बस सुने। वो जो कुछ बोल रहे हैं बस उनको सुने, उनको कुछ और मत बोले, उनको कुछ करने के लिए ना बोले, उनको बस सपोर्ट करें। उनको जो चाहिए उनको बोलो कि आपको अब जो भी चाहिए मुझे फोन करो, मैं ले आऊंगा। उनको जब बात करने का मन है बात करें। जितना आप कंफर्ट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं उतना प्रोवाइड करो। अगर आप ग्रीव खुद कर रहे हैं तो ये सब चीजें करिए। अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं जो ग्रीव कर रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजें उनके लिए करिए, जस्ट टू शो देम कि आप उनके लिए हैं। उनसे पूछो मत, क्योंकि हो सकता है वो आपको ना बोले, हो सकता है उनके मन में आए कि मैं इनको क्यों परेशान करूं, तो ना करें, तो खुद से करें। ये बहुत जरूरी है।
और लास्ट में ये थोड़ी देर बैठे, लंबी सांसें ले, अपने आप को जिस दुनिया में आप रह रहे हो उस दुनिया में वापस आए। अगर कभी कभी आपको लगे कि आप बहुत टाइम तक बस उसी इंसान के बारे में सोच रहे हो, उसी दुनिया में वापस चले जाते हो, तो वापस आने के लिए बस 5 मिनट बैठिए, अपनी आंखें बंद करें और लंबी सांसें लें, धीरे धीरे। इससे हम वापस आ जाते हैं, इससे हमको अच्छा महसूस होता है और ये हमको बहुत ज्यादा सुकून देता है। तो ये मेरा आज ग्रीफ के ऊपर, मैंने ट्राई किया कि मैं ज्यादा उसको कंटेंट ना दूं या ज्यादा कुछ कुछ कॉम्प्लिकेट ना करूं। तो अगर आप लोग की कुछ समझ ना हो या कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं अभी, एंड फिर फरीन उसके बाद ऐड ऑन करेंगे। जो काफी दफा हम लोगों को पता नहीं होता है। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो स्ट्रैटेजीज क्या है यू नो इन ऑर्डर टू कोप विद ग्रीफ एंड लॉस, कि अगर हम ग्रीफ कर रहे हैं, किसी तरह का लॉस हुआ है, तो क्या स्ट्रैटेजीज है, हम क्या कर सकते हैं कोप करने के लिए। सो ये सारी थोड़ी टेक्निकल चीजें थी जो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी था। बट जब मेरी सानिया से भी बात हुई थी तो हमने कहा था कि हम कुछ ऐसी चीजें शेयर करना चाहेंगे, बिकॉज अभी हम भी ग्रीफ कर रहे हैं। आई लॉस्ट माई मदर लास्ट मंथ। तो क्योंकि मेरा भी वो पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने एक्सपीरियंस की और हम चाहेंगे कि नॉट जस्ट एज अ प्रोफेशनल बट ऑल्सो एज समबडी हु इज ग्रीविंग, मतलब बस एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के तौर पे नहीं, बट एक इंसान जो खुद ग्रीव कर रहा है किसी अपने की डेथ, वैसे हम कुछ चीजें शेयर करेंगे। तो पहली चीज है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमको अभी समझ में आ रही है बहुत अच्छे से, कि जो हम ग्रीफ की बात करते हैं या ग्रीविंग की बात करते हैं, तो ग्रीविंग जो है वो एक प्रोसेस है, जो आई थिंक वैष्णवी ने भी कई दफा इतनी देर में कहा कि इट्स अ प्रोसेस। और ये चीज यू नो इसका कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है कि हम एक दिन रोए, ऐसा कुछ किया, दूसरे दिन उठे और हम ठीक फील कर रहे हैं। इट्स अ प्रोसेस, और एक एवर चेंजिंग प्रोसेस है कि जब जैसे हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, अभी वैष्णवी ने एक बहुत अच्छी चीज कहा था कि ये चीज परमानेंट नहीं है। तो जब हम ये भी सोचते हैं कि ये भी, इसका भी ये प्रोसेस कहीं कभी एंड होगा, हम मूव ऑन कर पाएंगे लाइफ में, उससे एक होप भी मिलती है, एक उम्मीद मिलती है। तो वैसे ही जो ग्रीविंग का प्रोसेस है वो एक एवर चेंजिंग प्रोसेस है। हो सकता है कि जो फर्स्ट फ्यू डेज हो वो बहुत डिफिकल्ट हो, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो उसकी इंटेंसिटी, जो इंटेंस फीलिंग्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं विद टाइम। और जो हमारा जो इवेंट था, जो डेथ हुई, तो उसका धीरे धीरे हमारे पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट कम होने लगता है। आई जस्ट हम एक अपना एग्जाम्पल या अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तो हम अपनी मदर के साथ थे वो चारों दिन हॉस्पिटल में। और जब फिफ्थ डे जब उनकी डेथ हो गई, जब हम वापस आए, तो हमको कुछ वक्त लगा उनकी चीजों को टच करने में या उनकी चीजों को देखने में, बिकॉज वो फर्स्ट फ्यू डेज ऐसे दिन थे जब लगा कि हम शायद फेस नहीं कर पाएंगे और हम बहुत वल्नरेबल फील करते थे। बट जैसे जैसे टाइम गुजरा तो वो जो इंटेंस फीलिंग्स थी वो भी चेंज होती गई, इंटेंसिटी थोड़ी कम होती गई। उसका ये मतलब नहीं था कि हमको तकलीफ नहीं हो रही थी या हम ग्रीफ नहीं कर रहे थे, हमको आज भी तकलीफ होती है, आज भी ग्रीफ कर रहे हैं, बट इंटेंसिटी कम होती रहती है। धीरे धीरे शायद 2 हफ्ता लगा, लेकिन 2 हफ्ते के बाद थोड़ी हिम्मत हुई, तो जो चीजें हम नहीं कर पा रहे थे 2 हफ्ते पहले, वो 2 हफ्ते बाद हम कर पा रहे थे। कुछ चीजें हम फेस कर पा रहे थे। कुछ दिन लग गया हमको अपने रिलेटिव से बात करने में, लोगों से बात करने में। अभी भी धीरे धीरे वो चीज बेटर हो रही है, बट चीजें बेटर हो रही है, चीजें इम्प्रूव हो रही है। um, और दूसरी चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है और हम लोग को याद रखना चाहिए कि ग्रीविंग जो प्रोसेस है इसका कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है कि 3 महीना है या 12 दिन है, आप इतने दिन तक ग्रीव करोगे फिर आप एकदम से ठीक हो जाओगे। किसी को 2 हफ्ते लग सकते, आई मीन आई डोंट नो, मतलब हम एग्जैक्टली कुछ वैसा टाइम नहीं कहेंगे, लेकिन ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई फिक्स्ड टाइमलाइन इसकी नहीं है। अक्सर ऐसा हो सकता है अगर आप लोग
में से किसी के साथ ऐसा हुआ है, या आप लोगों में से कोई है जो ग्रीव कर रहा है, अभी हाल फिलहाल में किसी तरह का लॉस हुआ है, तो अक्सर लोग आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं या लोग कहते हैं कि ठीक है अभी तो 3 हफ्ते हो गए, अब चलो अब भूल जाओ उस चीज को या अब मूव ऑन करो। तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट भी होता है कि अच्छा हाँ मूव ऑन नहीं कर पा रहे, या तो ये चीज को याद रखना बहुत जरूरी है कि जो ग्रीविंग प्रोसेस है इसका कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है, और हम सब अपने अपने तरीके से ग्रीव करते हैं। तो इसका कोई राइट या रॉन्ग वे नहीं है ग्रीव करने का, बट यस देयर आर हेल्दी वेज। जो स्ट्रैटेजीज की बात वैष्णवी ने की कि कुछ हेल्दी तरीके हैं जिसके हेल्प से हम जो ग्रीविंग प्रोसेस है उसको डील कर सकते हैं। लेकिन शायद मेरे हिसाब से ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये सही तरीका है या ये गलत तरीका है। जैसे सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, सब अपने अपनी तरीके से कोप करते हैं सिचुएशंस को, चैलेंजेस को। तो जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तो हम शायद लोगों के सामने बहुत ज्यादा नहीं रो रहे थे। 2-3 लोगों ने हमको ये भी कहा कि यू शुड क्राई, तुम रो क्यों नहीं रही हो। तो हम बस एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कभी कभी ये सारी चीजें सुन के ना वो गिल्ट होता है, बिकॉज आपको पता है आप जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हो, मेरे लिए एकदम से नया एक्सपीरियंस था, हमने कभी भी इतने करीब से अपने किसी लव वन की डेथ एक्सपीरियंस नहीं की थी। तो ये चीज भी याद रखना बहुत जरूरी है कि इसका कोई सही गलत तरीका नहीं है, बट कुछ हेल्दी वेज हैं जिसके हेल्प से हम डील कर सकते हैं। और शायद एज अ सोसाइटी हम लोगों को सिखाया नहीं गया है कि हम कॉन्शियसली कैसे ग्रीव करें। तो हो सकता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत मेसी हो, बहुत कंफ्यूजन हो। जैसे जब वैष्णवी ने स्टेजेस की बात की तो वैष्णवी ने ये मेंशन किया था कि अगर वो 5 स्टेजेस है तो जरूरी नहीं है कि सब लोग ये 5 स्टेजेस एक्सपीरियंस करें या उसी ऑर्डर में करें, ये नहीं जरूरी है। तो ये कुछ चीजें थी, और आई थिंक जो अभी बिकॉज 1 महीना हो गया मेरी मदर की डेथ हुए, चीजें धीरे धीरे कुछ चीजें समझ में आती है, तो लगता है कि लाइफ जो है वो कभी किसी के लिए रुकेगी नहीं। मेरे लिए शायद जो इंसान ग्रीव कर रहा है, जिसके साथ जिसका पर्सनल लॉस है, उसके लिए थोड़ा लगता है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, थोड़े टाइम के लिए लगता है। बट अगर हम एज अ होल देखो तो लाइफ तो नहीं रुकी किसी के लिए। लेकिन हम शायद धीरे धीरे अडेप्ट करना सीख जाते हैं विदाउट दैट पर्सन, कि अब वो पर्सन फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तकलीफ जरूर होगी, धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होगी, और हम अडेप्ट करना शुरू करेंगे टू लाइफ विदाउट दैट पर्सन। लेकिन शायद वो जो पेन है या ग्रीफ है वो कम, ये मेरा पर्सनल, आई डोंट नो वैष्णवी अच्छे से बता पाएगी, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ओपिनियन नहीं बट हमको ऐसा लगता है कि कंप्लीटली ग्रीफ कभी जाता नहीं है, शायद इंटेंसिटी कम हो जाती है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम अडाप्ट कर लेते हैं। सो उसके साथ साथ जब ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हो सकता है कि कुछ ऐसे दिन हो जब आप थोड़ा बेटर फील करो, आपको लगे कि चलो अब हम थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं, अब हम वो सारी चीजें, कुछ चीजें कर पा रहे हैं जो शायद हम नहीं कर पा रहे थे, वापस से हम धीरे धीरे अपनी रूटीन में आ रहे हैं। और हो सकता है कि 3 दिन बाद 4 दिन बाद अचानक से आप फिर से बहुत ज्यादा मिजरेबल फील करो, बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करो, या बहुत ज्यादा वल्नरेबल फील करो। सो इट्स एब्सोल्युटली ओके, आई बिलीव ये भी एक उस प्रोसेस का पार्ट है, जिस वजह से हमने कहा कि हो सकता है कि बहुत मेसी लगे ये पूरा प्रोसेस, कि अभी 3 दिन लगा कि अरे अब तो धीरे धीरे हम अपनी रूटीन में आ रहे हैं, ये सारी चीजें कर पा रहे हैं, थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं, और फिर चौथे दिन फिर हम वैसे ही मिजरेबल और हेल्पलेस फील करें। सो एक चीज जो हमेशा थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस चीज को याद रखना जरूरी है कि ये जो पूरा पूरा प्रोसेस है, जब हम ग्रीविंग की बात करते हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम लोगों को इसको वक्त देना बहुत जरूरी है। ये पूरे प्रोसेस में जरूरी है कि हम खुद को कैसा ट्रीट कर रहे हैं। वैष्णवी ने सेल्फ केयर की भी थोड़ी बात की थी, एक पॉइंट था वैष्णवी का कि अपना केयर करना, ठीक से खाना नहीं हो पाता है वो, लेकिन थोड़ा एफर्ट डालना भी जरूरी होता है। शायद हम एकदम वैसा नहीं कर पाए जैसे हम नॉर्मल सिचुएशन में करते, बट इस चीज का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि हम अपने से अपने पे मतलब वी आर बीइंग जेंटल विद आवरसेल्व्स, क्योंकि हम हील कर रहे हैं।
एटलीस्ट हम कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम कोशिश कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, तो खुद को, खुद के फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देते हुए अपने आप को अच्छे से ट्रीट करना बहुत जरूरी है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने भी, एक होता है ना कि शायद बात करना, किसी को बताना बहुत आसान होता है। कभी कभी कुछ ऐसा हुआ है कि जब इस तरह की टॉपिक्स पे जब बात होती है तो एज अ प्रोफेशनल मेरे लिए शायद इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। हम थ्योरीज की बात करेंगे, हम बताएंगे कि अच्छा ऐसा करना चाहिए, ये हो सकता है। बट जब इंसान के साथ ये चीज हो रही होती है तो शायद खुद इंसान बहुत हेल्पलेस फील कर रहा होता है। बहुत सारी चीजें एज अ प्रोफेशनल हमको पता थी, वो चीजें नहीं पता थी। लेकिन जब मेरे साथ ये चीज हुई और हम ग्रीव कर रहे हैं तो हमने बहुत हेल्पलेस फील किया कि मेरे को पता है लेकिन हमसे नहीं हो पा रही है। और उस वक्त हमने डिसाइड किया कि हम प्रोफेशनल हेल्प सीख करेंगे। जब हमने अपनी थेरेपी शुरू की तो मेरी काउंसलर, मेरी थेरेपिस्ट ने हमको ये बताया कि आपको अपनी फीलिंग्स को फील करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं था कि ये हमको पता नहीं था, लेकिन क्योंकि वो चीज मेरे साथ हो रही थी तो हम समझ नहीं पा रहे थे। आई वाज वेरी हेल्पलेस। तो ये चीज वैष्णवी ने भी बोला कि अपनी फीलिंग्स को फील करना इस पूरे प्रोसेस में बहुत जरूरी है। जब हम फीलिंग्स कहे तो नेगेटिव फीलिंग्स शायद ज्यादा हो, पेनफुल फीलिंग्स शायद ज्यादा हो, क्योंकि आपको तकलीफ हुई है, आपका कोई अपना चला गया है, आपको बहुत हर्ट हुआ है, बहुत अलग अलग तरह की फीलिंग्स होंगी जिसमें से नेगेटिव और पेनफुल फीलिंग्स ज्यादा होंगी। तो और ये फीलिंग से हम थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि अगर हम हील करना चाहते हैं, हम इस चीज से मूव ऑन तो हम नहीं कहेंगे, बट हाँ जो हीलिंग का भी जो प्रोसेस है, तो इसलिए मतलब हील करने के लिए जरूरी है कि हम उस पेनफुल फीलिंग्स को भी फील करें, वो नेगेटिव फीलिंग्स को भी फील करें। थोड़ा डिस्कम्फर्टिंग होगा, हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे, बट आपकी फीलिंग्स है, सो आपको रिस्पेक्ट करना है, उस फीलिंग्स को भी स्पेस देना है। दूसरी चीज ये कि एवरी डे थोड़ा थोड़ा एफर्ट डाल के अगर हम कुछ छोटा, मतलब छोटी सी चीज अगर ऐसे करते हैं टू मेक स्पेस फॉर सैडनेस, क्योंकि मेरा दिल उदास है, हम सैड फील कर रहे हैं बिकॉज आई हैव लॉस्ट दैट पर्सन, हम बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन हम कुछ ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं डेली। जैसे हो सकता है कि हम अगर किसी से बहुत क्लोज हैं, कोई फ्रेंड है या आपकी बहन है या भाई है, फैमिली में, फ्रेंड में, कोई भी हो, तो हम कुछ वैसी मेमोरीज शेयर कर सकते हैं जो जिनकी डेथ हुई है उनके साथ कुछ वैसी अच्छी मेमोरीज हैं, हम उनके बारे में बात कर सकते हैं, उनकी कुछ वैसी स्टोरीज सुना सकते हैं। हम ओल्ड फोटो एल्बम्स देख सकते हैं। एंड इस दौरान अगर आपको लगे कि आपको रोना आ रहा है तो यू शुड क्राई, टेक सम टाइम टू क्राई, आप जरूर रोइए, क्योंकि इट्स लाइक ये एक वे होगा टू रिलीज जो आपके अंदर जो एक हैवीनेस होगा, जो प्रेशर आप फील करोगे, तो उसको रिलीज करना भी बहुत जरूरी है। तो ये एक छोटा सा तरीका हो सकता है कि आप ये सारी हैवीनेस को या प्रेशर को रिलीज कर पाओ। एंड एट द सेम टाइम आपके अंदर जो इमोशंस है उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। तो कुछ वैसी एक्टिविटीज हैं जिनसे हम वो इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं। जैसे इसके बारे में भी वैष्णवी ने बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल जर्नलिंग है, हम लिख सकते हैं। मेरे साथ ये हुआ था कि सबका एक अलग अलग तरीका होता है, कुछ लोग शायद बात करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते। जब मेरे साथ ये हुआ तो हम नहीं लोगों से बात करना चाहते थे और हम नहीं कर पा रहे थे। एक बहुत ही मेरी मेरी एक वजह ये भी थी कि हम खुद को अगर संभाल भी ले तो अगर आप किसी से बात करते हो तो वो दूसरा इंसान भी इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है, उसके मतलब उनके बारे में बात करने लगता है, तो वो मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो हमने इस चीज मेरे लिए ये चीज नहीं काम की, लेकिन मेरे लिए जर्नलिंग वाज वेरी हेल्पफुल। अगेन जो मेरी थेरेपिस्ट ने हमको कहा कि आप लिखना शुरू करो, आप जैसा भी फील कर रहे हो, आपके दिल के अंदर जो भी इमोशंस है, जो भी चल रहा है, आप उसको लिखो एक जगह। और लिखने में भी हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि हम कुछ ऐसे या असाइनमेंट तो लिख नहीं रहे, जस्ट बी ऑनेस्ट, एकदम सच सच, एकदम सच्चाई के साथ जो आपके मन में चल रहा है आप लिखो उस चीज को। और शायद आगे जाके लेटर स्टेजेस में हम कुछ ऐसे चॉइसेस ले सकते हैं जो हम लोगों को मदद करेगा आगे मूव करने में। मतलब
आई थिंक हम लोगों को एक्टिवली वर्क करना भी थोड़ा जरूरी होगा, एकदम से नहीं, विथ टाइम। जैसे हमने कहा कि मेरे लिए फर्स्ट वीक बहुत डिफिकल्ट था। जब हमने फर्स्ट सेशन मेरा जब थेरेपिस्ट के साथ था, तो उनको याद है हम कितना वल्नरेबल फील कर रहे थे। एक हफ्ते बाद जब हमने सेकंड सेशन किया तो हमने थोड़ा बेटर फील किया। तीसरे हफ्ते में हमने और थोड़ा बेटर फील किया। तो अब जब मेरे को लग रहा है कि नहीं, धीरे धीरे मेरे में वो हिम्मत आ रही है और हम कुछ एफर्ट डाल सकते हैं, तो एक्टिवली उस पर काम करना भी बहुत जरूरी है। आप कुछ वैसे, अगर घर में कुछ ऐसी चीजें हैं, कोई है, आप अगर कोई छोटा बच्चा भी है तो मे बी आप उसके असाइनमेंट में हेल्प कर सकते हो। घर में थोड़ी जो फैमिली मेंबर्स है उनकी मदद कर सकते हो। मेरा कुछ पेंडिंग काम है जो हमने कुछ दिनों से नहीं किया था, शायद हम वो कर सकते हैं, कुछ प्लान्स बना सकते हैं, या हम कुछ किसी और के लिए, जैसे अभी पैंडेमिक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, हम उनकी किसी तरह से मदद कर सकते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर लगे कि नहीं हैंडल हो पा रहा है, मेरे को जरूरत है प्रोफेशनल हेल्प की, तो प्लीज सीख करे प्रोफेशनल हेल्प। एक प्रोफेशनल से सपोर्ट मांगना बहुत जरूरी है, जो हमने भी किया। बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इसके भी बहुत डिपेंड करता है। सबके लिए ये सर्विसेज उतनी एक्सेसिबल नहीं होती हैं कुछ फैक्टर्स की वजह से। ये चीज एक ऐसी है कि शायद फैमिली सपोर्ट नहीं करे, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन जैसा वैष्णवी ने एंड में कहा था कि ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऐसे काउंसलर्स हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, सो रीच आउट टू देम। एंड मेरा जब फर्स्ट वीक था तो हमको ऐसा लग रहा था कि हम क्यों नहीं रो रहे। हमने खुद से ये सवाल पूछा कि हमको इतना रोना क्यों नहीं आ रहा है। और हमको पता था कि मेरे को हेल्प की जरूरत है, मेरे को सपोर्ट चाहिए, बट मेरे में वो ताकत नहीं थी उस वक्त। एंड आई टोल्ड माई, मतलब हमने अपनी थेरेपिस्ट को ये चीज कही भी थी कि मदद चाहिए, लेकिन शायद हम अभी प्रिपेयर्ड नहीं है इस चीज के लिए, बिकॉज इसके लिए भी थोड़ा आपको साथ में काम करना है, एफर्ट तो थोड़ा डालना होगा। सो खुद को फोर्स नहीं करे कभी। अगर अभी नहीं आप इस चीज के लिए रेडी हो, कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त दो खुद को। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो हमने, अब कुछ चीजें जो पता थी और कुछ चीजें जो हमने पर्सनली एक्सपीरियंस की, तो हम चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ भी इस चीज को शेयर करें, बिकॉज आई एम श्योर बहुत लोग होंगे जो रिलेट कर पाएंगे। और सानिया, बस कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम शेयर करना चाहेंगे, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो शायद हमको किसी ने नहीं बताया, लेकिन जब हमने एक्सपीरियंस किया तो एहसास हुआ कि ये सारी चीजें भी होती हैं। सो हम, जैसे वैष्णवी ने एंटिसिपेटरी ग्रीफ के बारे में बात किया, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, हम लोगों को पता नहीं है कि अच्छा ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट है, ऐसा भी कुछ होता है। बट एक चीज है जो अगर हम कितना भी प्रिपेयर्ड हो, लेकिन सपोज अगर हमारा कोई लव्ड वन हॉस्पिटल में है और हमको वो गट फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कभी भी कुछ भी हो जाए, शायद वो सरवाइव नहीं करे 1 दिन 2 दिन। मेरे साथ ये हो रहा था, बिकॉज जब हम हॉस्पिटल में रहते थे तो हमको लगता था शायद अब मेरे को डॉक्टर आके कहेंगे कि आपकी मदर की डेथ हो गई है, अब वो नहीं है। सो धीरे धीरे हम खुद को प्रिपेयर कर रहे थे। बट एक चीज है जो हमने रियलाइज की है कि आप कभी भी लॉस और ग्रीफ के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हो। इवन दो हम अपनी मदर को सामने देख रहे थे, हम खुद को प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन जब एक्चुअल में वो उनकी डेथ हुई तो वो एकदम अलग तरीके से आपको ग्रीफ हिट करता है। सो दूसरी चीज ये है कि जब आपको लोग हो सकता है कहे कि चलो अब तो इतना टाइम हो गया, अब मूव ऑन करो, अब अपने इसमें आओ, खुश रहो, ये सारी चीजें हुई मेरे साथ भी। बट प्लीज टेक योर ओन टाइम, आप अपना वक्त ले। आप प्लीज किसी के प्रेशर में नहीं आए, या उस वजह से वो गिल्ट खुद में ना लाए कि अच्छा अब तो इतना टाइम, अब तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए, अब तो मेरे को नॉर्मल अपनी रूटीन में आना जरूरी है, या मेरे को इस चीज से निकलना जरूरी है। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, जो हमने कहा कि कोई फिक्स्ड टाइम लाइन नहीं है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हो सकता है कि जब आपके लोगों से बात हो, आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स से, तो कोई कुछ ऐसा कह दे जो आपको हर्ट करे, जो बिल्कुल अनइंटेंशनल होगा, शायद सामने वाला इंसान भी रियलाइज ना करे। क्योंकि हम लोगों को, कई लोगों को पता नहीं होता है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करें। हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम अक्सर लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। तो हो सकता है कि ऐसा कभी कुछ लोग स्टेटमेंट दे
और आपको हर्ट हो, तो अगर आपको इस तरह की तकलीफ होती है तो टॉक टू समबडी अबाउट इट। इफ देयर समबडी जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, या अगर आप प्रोफेशनल हेल्प सीख कर रहे हो, तो ये सारे चीजों के बारे में उनसे डिस्कस जरूर करें। और ग्रीफ का जो पूरा प्रोसेस है उसमें आई थिंक दो चीजें बहुत नॉर्मल है, गिल्ट और एंगर एक बहुत ही नॉर्मल पार्ट है ग्रीफ का। कुछ ऐसी चीजें होंगी, हो सकता है कोई कुछ कहे, आपने कुछ देखा, आपको कुछ याद आ जाए, तो ये दोनों चीजें होती हैं ग्रीफ में। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो हमने रियलाइज की वो ये है कि ग्रीफ कैन ऑल्सो आप बहुत सारी चीजों पे सवाल आप क्वेश्चन करते हो अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजों, आई मीन लाइफ से रिलेटेड जो चीजें हैं, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, मेरा लाइफ का गोल, मेरे गोल्स क्या है। सो आई थिंक ग्रीफ इज ऑल्सो समथिंग जो आपको ये सारे आई मीन ग्रीफ कैन मेक यू क्वेश्चन योर लाइफ गोल्स, आपके लाइफ का पर्पस। एंड मेरे लिए ये चीजें शायद थोड़ी पॉजिटिव तरीके से हुई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रिगर। आई थिंक किसी ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था जब पैनिक अटैक्स की बात आई थी। सो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसा देख ले, आप कुछ ऐसा सुन ले, या कुछ ऐसी स्मेल हो जिससे आपको वो चीज फिर से ट्रिगर करे। जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि अब मेरे को लगा है कि ठीक है अभी 3 वीक्स हो गए, 4 वीक्स हो गए, शायद अब थोड़ा सा हम बेटर फील कर रहे हैं, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हम देख लेते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, वो चीज मेरे को ट्रिगर करती है। तो ये चीज भी हो सकती है जिस वजह से एकदम से आपके जो इमोशंस हैं वो सडन आउटबर्स्ट हो सकता है इमोशंस का, चाहे वो ओकेजन्स हो, जैसे बर्थडेज है, एनिवर्सरीज है। मेरी मदर की जब अप्रैल में डेथ हुई तो मेरी मदर की डेथ के कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे था। वो चीज मेरे को बहुत ट्रिगर की थी। 3 दिन पहले मेरे को लगा कि ठीक है अभी हम थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं, बट मेरे बर्थडे के एक रात पहले आई फेल्ट रियली वल्नरेबल एंड मेरे को पता नहीं था कि हम फेस कैसे करेंगे। कुछ दिन बाद मेरी मम्मी की बर्थडे थी, फिर ईद हुई, फिर मेरी मम्मी की, फिर मदर्स डे हुआ। सो हो सकता है कि इस तरह के कुछ ओकेजन्स हो रहा है आपको ट्रिगर करे। तो खुद को प्रिपेयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम कंप्लीटली उसको शायद अवॉइड नहीं कर पाए। वो ग्रीफ ट्रिगर्स हर जगह होगा। आप कोई मूवी देख रही होगी, आपको कुछ दिख जाए, हम किचन में जाते हैं, मेरे को कुछ दिख जाता है और कुछ हिट करता है और फिर लगता है कि अरे हम फिर से उस जोन में चले जाते हैं। तो इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है कि ग्रीफ ट्रिगर्स हर जगह है। हम खुद को उस चीज के लिए प्रिपेयर करें, वो आई थिंक बेटर होगा। एंड आई थिंक ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें हम खुद को भी अच्छे से समझ पाते हैं एज अ डिफरेंट पर्सन। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी अपना जो ग्रीफ है या आपका जो लॉस है, आप कभी कंपेयर मत करना अपनी ग्रीफ को, अपने लॉस को किसी और के ग्रीफ से। स्पेशली अभी पैंडेमिक में बहुत सारी शायद ही ऐसी कोई फैमिली होगी जिसके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा, किसी के आई मीन किसी के फैमिली में कोई हॉस्पिटल में है, कोई बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, किसी की जॉब चली गई है। तो सबका अपना अपना लॉस हुआ है, सबका अपना अपना, सब लोग ग्रीव कर रहे हैं। लेकिन आप कभी कंपेयर मत करना कि अच्छा उसके साथ तो देखा, और अक्सर ऐसा लोग कर देते हैं कि उसके साथ देखो, तुम्हारे साथ ये हुआ, उसका देखो, उसका तो ये हुआ है। तो फिर कहीं ना कहीं उससे भी एक गिल्ट आता है। तो अपने फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। सो नेवर कंपेयर योर ग्रीफ किसी और की ग्रीफ से। एंड एक जो हम लोग कहते हैं कि इट इज ओके टू क्राई, कि आपको रोना आ रहा है आप रो, बट आई ऑल्सो बिलीव कि इट इज ऑल्सो ओके नॉट टू क्राई समटाइम्स। अगर आपको रोना आ रहा है तो आप बिल्कुल रोइए, लेकिन अगर आप नहीं रो रहे हो या आपको नहीं रोना आया तो दैट इज ऑल्सो ओके। एंड एक चीज जो मेरा पर्सनल है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब आप ग्रीव कर रहे हो या आपके लिए बहुत डिफिकल्ट फेज होगा, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि वो होंगे, लेकिन वो अभी के टाइम पे ना हो। एंड जिनसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो वो आपके सबसे बड़े सपोर्टर्स हो जाते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें होती है। शायद आप कभी इस चीज को भूलेंगे नहीं। जैसा वैष्णवी ने जब एक्सेप्टेंस वाला स्टेज, जो लास्ट स्टेज था, उसकी बात की थी, तो वैष्णवी ने ये चीज कहा था कि एक्सेप्टेंस मतलब ये नहीं कि हम भूल गए। uh, वो उसकी मेमोरीज है, हम उतना ही उस इंसान से प्यार करते हैं, लेकिन इंसान धीरे धीरे उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, उस चीज को एम्ब्रेस करता है, अडेप्ट करता है लाइफ
लाइफ को। एंड आई थिंक यू नो जब आपको टेक योर ओन टाइम, ये हम बार बार कहेंगे कि आप अपना वक्त ले, आपको नहीं दिल है बात करने का, आप अच्छे से ये कम्युनिकेट कर दे कि आपको थोड़ी वक्त की जरूरत है, आप उस यू नो उस स्पेस में नहीं हो, आप उस इमोशनल स्पेस में नहीं हो, आप बेटर फील करोगे तो आप खुद कनेक्ट करोगे, आप खुद उनसे बात करोगे। बहुत लोगों ने हमको, मेरे मतलब बहुत कॉल्स आए, बहुत मैसेजेस आए, हम उस स्टेट में नहीं थे कि हम लोगों से बात कर पाए, विच वॉज कम्प्लीटली ओके। एंड अभी 1 महीने बाद हम धीरे धीरे लोगों से हमने बातें करना शुरू की है, लोगों के मैसेजेस के रिप्लाई आई मीन रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है। सो आप अपना वक्त लें और आप अपने हिसाब से, अगर आपको लगे कि हम नहीं फील कर रहे हैं अच्छा, अभी नहीं दिल है बात करने का, डोंट फोर्स योरसेल्फ। हो सकता है कुछ लोग समझे, हो सकता है कुछ लोग नहीं समझ पाए, उसको पर्सनली नहीं लेने, बिकॉज ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। योर इमोशंस एंड योर वेल बीइंग इज मोर इम्पोर्टेंट इस पॉइंट पे। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि चीजें फिर से वैसे ही नहीं होंगी पहले की तरह। अब जब वो इंसान जा चुका है तो हम नॉर्मल पता नहीं किसको कहें, बट चीजें हो सकता है वापस ठीक होना शुरू हो, बट जो था वो शायद नहीं होगा, और हम जो पहले थे शायद हम वो नहीं होंगे। तो ये भी शायद लगता है कि जो ग्रीफ है, इट चेंजेस अस, एंड आई विल नेवर बी द सेम अगेन। तो हो सकता है कि किसी ने अगर इसमें से कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो शायद वो रिलेट कर पाए। एंड प्लीज टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। जो हम बार बार कह रहे हैं, डोंट फोर्स योरसेल्फ। आप आज ये हो सकता है तो हम यही करेंगे, हमसे इतना नहीं हो पाएगा हम नहीं करेंगे, बिकॉज रिमेम्बर दैट यू आर हीलिंग। आपकी वो जर्नी है, ये एक प्रोसेस है। सो आप कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सो रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स एंड बी काइंड टू योर सेल्फ, एंड यू आर नॉट बीइंग सेल्फिश। ये भी याद रखना जरूरी है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आई एम बीइंग सेल्फिश, बिकॉज यहाँ पे आपको खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मुश्किल होगा, लेकिन अपना फिजिकल हेल्थ का भी केयर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफकोर्स फिजिकल केयर का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके इमोशनल वेलबींग पे। सो आप धीरे धीरे उस चीज, आई मीन धीरे धीरे कोशिश करें। एंड इमोशंस की जब हम लोग बात करते हैं तो प्लीज अपने इमोशंस को ब्रश असाइड नहीं करें। अगर आप फील कर रहे हो, फील करो। नेगेटिव इमोशंस हैं, कोई वजह है कि वो इमोशंस हैं, उसको थोड़ा जगह दो, एंड बी ऑनेस्ट विथ योर फीलिंग्स। ट्राई टू आइडेंटिफाई योर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आई जस्ट क्विकली शेयर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मेरी मदर हॉस्पिटल में थी, वो 4 दिन जो हम एग्जैक्टली वैष्णवी के वर्ड्स यहाँ पे कोट करेंगे कि हम शायद समझ नहीं पा रहे थे, बहुत पेन था मेरे अंदर, लेकिन हम अपने फीलिंग्स पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि क्या फीलिंग्स है मेरे अंदर। अलग अलग तरह की फीलिंग्स थी। ये चीज मेरे को वैष्णवी ने समझाया था कि परीन, तुम्हारा जो वो 4 दिन था वो काफी एक्शन ओरिएंटेड था, वक्त नहीं मिला मेरे को अपने फीलिंग्स पे फोकस करने का। बट आफ्टर माई मदर्स डेथ वो चीजें बहुत नेगेटिव तरीके से मेरे पे उसका असर होने लगा। हम मेमोरीज नहीं कहेंगे, बट कहीं ना कहीं जो वो 4 दिन था वो मेरे को हॉन्ट करने लगा। तो कुछ ऐसी चीजें होने लगी, हमने प्रोफेशनल हेल्प सीख किया, एंड तब मेरे को एहसास हुआ कि हाँ, हम अपने फीलिंग्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे, हम अपने फीलिंग्स पे फोकस नहीं कर रहे थे। सो दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ट्राई टू आपके जो इमोशंस है उसको आप आर्टिकुलेट करो। और टॉकिंग ही एक तरीका नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि आप अभी किसी से इस बारे में बात नहीं करना चाहते हो, मत करो। मे बी आप लिख के कर सकते हो, मे बी आप ड्रॉ कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, डू दैट। सो ये कुछ चीजें थी जो हम बहुत सिंपल पॉइंट्स थे, जो मेरा भी कुछ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जो हम सबसे शेयर करना चाहते थे। एंड जस्ट वन लास्ट थिंग जो आई वुड लाइक टू शेयर इज दैट सबका अपना फेथ होता है। एंड ये चीज समझ में आई है कि जब ऐसा डिफिकल्ट टाइम आता है, जब हम किसी चीज को या किसी इंसान को खास करके खोते हैं, और हम जब ग्रीव कर रहे होते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में faith is something that really helps. In my case, मेरे केस में faith से हमको बहुत हिम्मत मिल रही है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो हम और आप करते हैं, जिसका जो फेथ है, अगर चाहे आप नमाज पढ़े, आप प्रे करें,
आप दुआ पढ़े या कुरान पढ़े, मेडिटेट करे, जो भी चीज से आपको सुकून मिलता है, आपका जो फेथ है, प्लीज डू दैट। एंड यू नो इट्स ओके टू क्राई। आपको अगर लगता है कि आप बहुत सैड हो, आप हो सैड, उस चीज को यू नो एक्सेप्ट करना होगा। एंड यू नो आई डोंट नो, बट आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर दिस थिंग कि हमने जब फेथ की बात की तो एक चीज जो बहुत मदद की हमको इस पूरे और अभी भी कर रही है कि इस चीज को समझना कि यू नो जैसे अगर मेरा फेथ जो है कि ठीक है, मतलब अगर somebody die, मतलब डेथ भी एक ये पूरी चीज का पार्ट है। दिस इज द नेचर ऑफ दिस लाइफ। अगर हम आए हैं तो हमको जाना है, और यू नो इट इज अ विल ऑफ अल्लाह, और हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। सो इस चीज को हम पर्सनली, ये मेरा पर्सनल है कि हम खुद को हमेशा ये चीज समझाते हैं कि ठीक है, ये एक नेचर है इस लाइफ का, हम सब ट्रैवलर्स हैं, हम आए हैं, हम सबको जाना है, एंड आफ्टर लाइफ में हम सब मिलेंगे जहाँ पे रियल लाइफ शुरू होगी। सो वैसे ही सबका अपना फेथ होगा। तो ये एक चीज थी, पॉइंट था जो हम मेंशन करना चाहते थे एंड में। एंड यस, आई थिंक ये कुछ चीजें थी जो आई वांटेड टू शेयर। घर में बहुत ही कम नजर आती हैं। तो हम लोग को ये कोई ना कोई एनजीओ ऐसे मामा ऐसी मैं बस इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ पे बताने के लिए कि फरहीन ने ही ऐसा एक एनजीओ शुरू करा है। फरहीन, अगर आप थोड़ा सा अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दें और आप किस हिसाब से मदद कर रही हैं। तो आपने जो भी चीजें शेयर की वो बिल्कुल सही है। जो आपने ऑर्गेनाइजेशन की आई मीन जो ऐसे सपोर्ट की बात की, तो बहुत मुश्किल होता है। और हम लोगों ने जब एनजीओ नहीं है, इट्स अ मेंटल हेल्थ स्टार्टअप, लेकिन हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बहुत लोगों तक हम पहुंच नहीं पाते हैं इन जनरल। ऐसा नहीं है कि सर्विसेज नहीं है, लेकिन बहुत लोगों तक मेंटल हेल्थ सपोर्ट नहीं लोगों तक मिल पाता है। बहुत सारी रीजंस हैं, और दो दो फैक्टर्स आपने खुद ही बताए जो बहुत ही सही है। तो इसलिए हमारी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली हम 3-4 चीजें करते हैं। हम इस चीज को समझते हैं कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है हर एक सेशन के लिए पे करना। सबकी शायद उतनी इनकम ना हो। तो हम हमारे जो हमारा जो फी स्ट्रक्चर है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। हर तरह के क्लाइंट्स होते हैं। कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो फुल पेमेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो नहीं कर सकते हैं फुल पेमेंट। उनके लिए बहुत फ्लेक्सिबल है कि आप जितना कर सकते हो आपकी इनकम के बेसिस पे। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है हेल्प सीख करना, शायद फैमिली सपोर्ट ना करे, पैसा ना मिले, वो कैसे उसकी फी देंगे। और तीसरे क्लाइंट्स होते हैं जो बिल्कुल भी पे ना कर पाए। हम बहुत सारे ऐसे जैसे छोटे छोटे गांव में बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ, या ये एक दो एग्जांपल्स हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन वो नहीं पे कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये भी होती है कि हम उनको भी सपोर्ट करें, और हम अभी इस पे काम कर रहे हैं कि हम कैसे इनको सपोर्ट कर सकते हैं। बिकॉज हम लोगों को इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि हमारे जो काउंसलर्स हैं जो ये हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, इट्स ऑल्सो अबाउट देयर लाइवलीहुड। तो बट नहीं, ये आपका वैलिड पॉइंट्स हैं और हम इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमारे पास क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, हम उनको पूरी कोशिश करते हैं सपोर्ट करें। दूसरी चीज बहुत जरूरी है कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि काउंसलिंग क्या होता है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट मतलब क्या है, या मेंटल हेल्थ ही क्या है। तो हम इस पे भी काम करते हैं कि हम लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को सेंसिटाइज करते हैं, उनको बताते हैं कि वो खुद डिसीजन ले पाए। जैसे आपने पहला एग्जांपल जो दिया अपने नेफ्यू के बारे में कि वो इस चीज से गुजर रहे हैं लेकिन वो अपने फीलिंग्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। तो जब हमको किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम समझ भी नहीं पाएंगे ना कि मेरे साथ चल क्या रहा है। हमने बचपन से फिजिकल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात की, थोड़ा सा भी कुछ सर्दी खांसी बुखार होता है, मेरे को पता है कि अरे ये सारे सिम्टम्स ये तो मेरे साथ हो रहा है, चलो अभी हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, या कुछ घर के घरेलू नुस्खे कुछ होते हैं वो सारी चीजें करते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए नहीं हम कुछ कर पाते हैं क्योंकि हमें उतनी जानकारी नहीं है कि अच्छा मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग, ये सारी चीजें भी कितनी जरूरी हैं, कितनी अहमियत है। तो हम इस पे भी काम करते हैं। हम लोगों के साथ, कम्युनिटीज के साथ, स्टूडेंट्स के साथ
लोगों को एजुकेट करते हैं, उनको बताते हैं इसके बारे में, ताकि वो खुद डिसीजन ले पाए कि उनके लिए क्या सही होगा करना, वो खुद रीच आउट कर पाए। और अगर उनके आसपास कोई ऐसा है जो स्ट्रगल कर रहा है, वो उनको सपोर्ट कर पाए, उनकी मदद कर पाए, और उनके थ्रू शायद वो इंसान हम तक रीच आउट कर पाए। तो तो ये कुछ चीजें हैं। आई थिंक हम चैट बॉक्स में हम लोग अपना कांटेक्ट डिटेल्स शेयर कर देंगे। वैष्णवी भी हमारे साथ, वैष्णवी हमारे टीम में है। हम सब साथ में काम करते हैं, और भी काउंसलर्स हैं। तो कभी भी किसी को अगर ऐसी कोई तकलीफ हो या कुछ कंसर्न्स हो, तो वो डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तान्या, आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग, अगर अभी कोई और नहीं है तो। हाँ फरीन बोलो प्लीज। तो जैसे वैष्णवी ने, जब हम लोग बात कर रहे थे, वैष्णवी ने एंटिसिपेटरी ग्रीफ के बारे में बात की थी, और उसमें 3 पॉइंट्स थे। तो आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर, वेरी क्विकली शेयर कि ये मेरे साथ हुआ था। और जब वैष्णवी ने वो बता रही थी तो हम रिलेट कर पा रहे थे, बिकॉज हम जब अपनी मदर के साथ हॉस्पिटल में थे, तो सेकेंड डे से उनकी हालत बहुत सीरियस होती गई थी। जैसा हमने अपनी जब हम आपको शेयर कर रहे थे, तो हमने ये कहा कि इंसान खुद को प्रिपेयर कर लेता है, लेकिन जब तक वो एक्चुअल डेथ नहीं होती है, तो उस चीज़ के लिए इंसान प्रिपेयर नहीं होता है, जितना भी आप खुद को प्रिपेयर करो। हमने खुद को प्रिपेयर कर लिया था, बट एक दिन जब हम मॉर्निंग में गए, कुछ कुछ ऐसी कुछ फीलिंग्स थी, और ऐसा लग रहा था कि शायद ये लास्ट टाइम होगा। मेरी मदर वेंटिलेटर पे थी, उसी दिन उनको वेंटिलेटर पे रखा था, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। बहुत तकलीफ हो रही थी, ऐसा कभी सोचा नहीं था। लेकिन उस वक्त बस ये चीज चल रही थी कि शायद ये आखिरी बार हो, क्या पता। और हमने अपनी मदर से बात की। वो शायद नहीं सुन पा रही थी, सुन पा रही थी, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, रिस्पॉन्स कुछ नहीं था। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो शायद हम बोलना चाहते, और हमने उनसे बात की, हमने इजहार किया। आई इवन सेड दैट आई लव यू। एंड जब हम निकलने लगे, तो हमने उनको अल्लाह हाफिज कहा, बाय करके हम निकले। और अब जब हम सोचते हैं, तो हमको लगता है कि तकलीफ तो बहुत होती है, मुश्किल बहुत होता है, बट वो एक चीज थी जो मेरे लिए ये प्रोसेस में थोड़ी मदद मिल रही है, कि हम वो कुछ चीजें उनसे उनसे कह पाए। हमने कुछ चीजें जो मेरे दिल में थी, हम इजहार हमने किया कि हम कितनी स्पेशल है वो मेरे लिए। और हमने उनको बाय कहा, एंड उसी दिन रात में शी पास्ड अवे। सो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट होगा, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमने वो किया, और मेरे लिए ये पूरे प्रोसेस में से काफी मदद मिल रही है। सो या। So that's dilemma. Not sure if I posed correctly. मैं आंसर करना चाहूंगी, और उसके बाद अगर किसी और को भी इसके बारे में बात करना है, फरीन आप भी बता सकते हैं। तो रिजवाना चीज आप बोल रहे हैं कि जो बाहर वाले लोग हैं, वो उनको ऐसा लगेगा कि अरे ये इंसान तो रो नहीं रही है, यार ये इंसान तो बहुत जल्दी बाहर निकल आई, देखो ये तो घूमने भी जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपको आपके एक्शन से आपको जज करेंगे। और आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है कि आप कितने दुखी हो, क्योंकि आप फोर्सफुली तो नहीं रो सकते। अगर आपको रोना नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रीव नहीं कर रहे हैं, या आप उस इंसान को जो इंसान इस दुनिया से चला गया है उसको आप याद नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज आपको एक चीज याद रखनी है कि वो जो लोग बोल रहे हैं उसको आप ट्राई करो कि आपको अफेक्ट ना करे। आप अपने आप को डाउट करना ना शुरू करो, क्योंकि अगर अगर आप अपने आप को डाउट करना शुरू कर दोगे, तो फिर आपको ये गिल्ट फील होगा कि क्या मैं ग्रीव कर रही हूँ क्या। Yes. हम बस यही बताना चाह रहे हैं कि इस सेशन से कि ग्रीफ एक प्रोसेस है, और लेकिन ग्रीफ सबके लिए अलग होता है, सबके लिए बहुत डिफरेंट होता है। अगर मैं अपने एग्जांपल दूं, लास्ट 2020 मई में आई लॉस्ट समवन वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट, एंड आई डिड नॉट वांट टू टॉक टू एनीवन। मैंने अब मेरे जितने भी 3-4 दोस्त हैं उनको मैसेज किया, आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई टू एनी मैसेजेस, दिस हैज हैपेंड and I won't be replying to my messages. This is how I want to be right now. And there was only one person जिसके साथ में constant उसमें conversation constant contact में थी,
And I told that person, listen, मुझे कुछ एडवाइस नहीं चाहिए आपसे, कुछ नहीं चाहिए, I just want you to listen. So मैंने उसको बोला and वो सपोर्टिव था. तो वही, आप बाहर के लोग क्या बोलेंगे वो हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारे कंट्रोल में है हम, हमारी वेलबींग और हमारा इस प्रोसेस से गुजरना. ये चीज ध्यान में रखिए. और लोगों को जो बोलना है हम उसको उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे हाथ में हम हैं बस, आपको उनको एक्सप्लेन भी नहीं करना. थैंक यू वैष्णवी. फरहीन, क्या आपको भी बोलना है कुछ इस पे? नहीं, आई थिंक वैष्णव ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड आई रियली लाइक उसकी जो लास्ट लाइन थी कि जो दूसरे क्या सोचेंगे या अब कहेंगे वो हमारे हाथ में नहीं है. तो लेकिन हम चीज ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अपने लिए क्या करें, या मेरा मेंटल हेल्थ या मेरी इमोशंस कितने इम्पोर्टेंट है असल में समाज का के लिए. थैंक यू सो मच वैष्णवी, आपने आके वक्त निकाला और शेयर किया. फरहीन, वो तो ऑब्वियसली थैंक यू सो मच. आइए इस कॉन्वर्सेशन को जारी रखें और नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं और एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इसको डील करते हैं. एंड आई गेस बहुत कुछ है वहाँ पे बात करने के लिए, क्योंकि दैट विल बी अ क्लोज सर्कल, अ कॉमन स्पेस ऑफ फॉर मुस्लिम women to share these things. Thank you so much everyone and jazakallah for the speakers. थैंक यू सो मच तानिया. थैंक यू.